वैसे से गयो शायद वो वैसे के कोई हो हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चल रहा था फिल्टर 3 फिल्टर कंप्लीट हो गए थे। आज जो लास्ट चौथा फिल्टर है वो है पाई सेक्शन फिल्टर। अब इस फिल्टर में अपन ने जो पहले फिल्टर पढ़ लिए वो सारे फिल्टर काम आएंगे। जैसे पहला फिल्टर था शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर, इसमें काम आ रहा था एक कैपेसिटर। दूसरा था सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर में एक इंडक्टर एल काम आ रहा था। तीसरा था आपका एल सेक्शन फिल्टर, इसमें सी और एल काम आ रहा था। अब जो चौथा है पाई सेक्शन फिल्टर, इसमें दो तो कैपेसिटर और एक इंडक्टर काम आएगा। 2 कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी एक तो एल सेक्शन फिल्टर और एक शंट कैपेसिटर फिल्टर। इसमें ये 2 फिल्टर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? शंट कैपेसिटर फिल्टर और एल सेक्शन फिल्टर या एलसी फिल्टर। एल सेक्शन फिल्टर 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर होता है इसमें। तो पहले तो डायग्राम बना लो, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बना लो और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बना लो। दोनों कैपेसिटर पैरेलल में और इंडक्टर सीरीज में। डायग्राम बना लो पहले। यह है आपका इनपुट, ये दिया अपन ने। ये आ गया, ये आपका कैपेसिटर C1, C2, इंडक्टर L, लोड रेसिस्टेंस RL, डायोड D, और यहाँ पर आपका V आउटपुट, यहाँ पर V इनपुट। ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर प्लस आपका पाई सेक्शन फिल्टर। दूसरा है FWR, फुल वेव रेक्टिफायर में ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल,
यह है आपका C1, ये C2, ये इंडक्टर L, ये आपका RL लोड प्रतिरोध, यहाँ पर वोल्टेज V आउटपुट, ये आपका डायोड D1, डायोड D2, यहाँ पर V इनपुट। ये डायग्राम बना लो। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पाई सेक्शन फिल्टर। ये हो गया। यहाँ देखो 2 कैपेसिटर, एक इंडक्टर। कैपेसिटर जुड़े हैं लोड रेसिस्टेंस के, जो लोड रेसिस्टेंट है उसके सीरीज में, उसके सीरीज में। इंडक्टर जुड़ा हुआ है पैरेलल में, यानी ये तो आप यह आ गया इंडक्टर, और यहाँ से जुड़े हुए हैं 2 कैपेसिटर। तो इसकी आकृति कैसी है? पाई की तरह ही तो है। देखो आकृति पाई की तरह है। यहाँ से स्टार्ट ये पाई की तरह है, तो आकृति के आधार पर इसे पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। आकृति के आधार पर पाई सेक्शन फिल्टर। तो इसमें लिखना स्टार्ट करो। रेक्टिफायर के इस फिल्टर में रेक्टिफायर के सीरीज में रेक्टिफायर के लोड रेसिस्टेंस के सीरीज में, रेक्टिफायर के लोड रेसिस्टेंस के सीरीज में 2 कैपेसिटर, सीरीज में 2 कैपेसिटर, सीरीज में 2 कैपेसिटर तथा सीरीज में इंडक्टर, सीरीज में इंडक्टर, सीरीज में इंडक्टर तथा पैरेलल में 2 कैपेसिटर जुड़े होते हैं। 2 कैपेसिटर जुड़े होते हैं, 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर जुड़ा होता है। कैपेसिटर, इंडक्टर
कैपेसिटर पाई आकृति में जुड़े हुए होते हैं। पाई आकृति में, पाई आकृति यहाँ बना लेना, पाई आकृति है। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर पाई आकृति में जुड़े होने के कारण, पाई आकृति में जुड़े होने के कारण इसे पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। कारण इसे पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं, इसे पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। पाई आकृति में जुड़े होने के कारण इसे पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। अब यह फिल्टर दो फिल्टर से मिलकर बना होता है। पहला शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा, पहला तो ये आपका ये आ गया, ये दूसरा ये, यानी एक शंट कैपेसिटर और दूसरा एलसी फिल्टर। यह दो कैपेसिटरों से, यह दो फिल्टरों से मिलकर बना होता है। यह फिल्टर दो फिल्टर्स से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। पहला है, यह दो फिल्टर से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है आपका, पहला है शंट कैपेसिटर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर, तथा सेकंड है एल सेक्शन फिल्टर या एलसी फिल्टर, एलसी फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर या एलसी फिल्टर। यह दो फिल्टर से मिलकर बना होता है, एल सेक्शन फिल्टर या शंट कैपेसिटर फिल्टर। जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर की जो आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज है पहले यहाँ पर आएगी, इस वाले में समझे, पहले इन बिंदुओं पे आएगी, पहले इन बिंदुओं पे आएगी। तो रेक्टिफायर की आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज पहले कैपेसिटर C1 को मिलती है, पहले C1 को मिलती है, फिर बाद में जो LC2 फिल्टर है इसको मिलती है। तो इसमें लिखो रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज, आउटपुट से प्राप्त, रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज पहले C1 जो फर्स्ट कैपेसिटर है C1 को प्राप्त होती है, C1 को प्राप्त होती है। C1 को प्राप्त होती है या C1 को मिलती है तथा बाद में LC2 को मिलती है, LC2 को मिलती है। पहले किसको मिलती है? C1 को, उसके बाद LC2 को मिलती है। इस कारण इसे कैपेसिटर इनपुट LC फिल्टर कहते हैं। इसे कैपेसिटर इनपुट या इनपुट कैपेसिटर LC वोल्टेज LC फिल्टर कहते हैं। इस कारण इसे कैपेसिटर इनपुट LC फिल्टर कहते हैं।
एलसी फिल्टर कहते हैं। दो नाम आगे, एक तो पाई सेक्शन फिल्टर या कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर कहते हैं। इस कारण इसे कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर कहते हैं। यहाँ तक लिखो। लिखो यहाँ तक। यहाँ तक लिखो, फिर आगे करते हैं। अब जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर में डायोड D1 से धारा प्रवाहित होती है। देखो इसमें प्रोसेस देखो। जब अपन FWR के लिए करते हैं, यहाँ करंट है, ये यहाँ पर भी करंट ये आएगी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। जब रेक्टिफायर के डायोड में से धारा प्रवाहित होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इससे, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इससे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इससे और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये हो जाएगा रिवर्स बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में, तो करंट इधर से जाएगी। तो जब डायोड से धारा प्रवाहित होती है तो कैपेसिटर अधिकतम वोल्टेज EM तक चार्ज हो जाएगा, EM तक चार्ज हो जाएगा। तथा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए धारा का मान कम होगा, थोड़ी देर कम होगा। यानी जैसे यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इधर से धारा जा रही है, और जैसे ही पॉजिटिव कंप्लीट हुआ नेगेटिव के लिए जाएगी, तो नेगेटिव किससे जाएगी, लेकिन थोड़ी बीच में थोड़ा गैप लगेगा, और इस गैप में संधारित्र C1 है या कैपेसिटर C1 है, वो इंडक्टर और लोड प्रतिरोध के कारण अनावेशित होगा। अनावेशित होगा, फिर दोबारा D2 से करंट फ्लो होगी, तो फिर आवेशित होने लग जाएगा। तो जो पल्सेटिंग है वो पल्सेटिंग थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर पल्सेटिंग कम हो गई। अब करंट जाएगी LC2 पे। LC2 पे क्या होगा, पल्सेटिंग और कम हो जाएगी। LC2 पे पल्सेटिंग और कम हो जाएगी। तो देखते हैं, पहले इसको देख लो। इस फिल्टर में रेक्टिफायर के लोड रेसिस्टेंस के सीरीज में इंडक्टर, ये वाला इंडक्टर सीरीज में, तथा दो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होते हैं। कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर पाई आकृति में जुड़े होने के कारण इसे पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। ये दो फिल्टर से मिलकर बना होता है, शंट कैपेसिटर फिल्टर और LC फिल्टर। पहले जो रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज है पहले C1 पर जाती है, पहले C1 पर जाएगी, उसके बाद LC2 पे जाएगी। तो पहले C1 पर जाती है, इस कारण इसे कैपेसिटर इनपुट LC फिल्टर कहते हैं। दूसरा नाम है कैपेसिटर इनपुट LC फिल्टर कहते हैं। इससे पहले वाला जो LC था उसका था चोक इनपुट।
लिखो, जब रेक्टिफायर के डायोड में से धारा का चालन होता है, धारा का चालन होता है, धारा का चालन होता है, तो कैपेसिटर C1 अधिकतम वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है, अधिकतम वोल्टेज तक आवेशित हो जाता है। जब रेक्टिफायर के डायोड में से धारा का चालन होता है तो कैपेसिटर C2 होता है, तो आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज के कारण, आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज के कारण कैपेसिटर कैपेसिटर C1 अधिकतम वोल्टता तक आवेशित हो जाता है, अधिकतम वोल्टता तक आवेशित हो जाता है, अधिकतम वोल्टता EM तक आवेशित हो जाता है। अधिकतम वोल्टता EM तक आवेशित हो गया। अब जैसे ही डायोड में से धारा का चालन कम होता है तो यह संधारित्र इंडक्टर और लोड रेसिस्टेंस के द्वारा अनावेशित होता है, तथा रेक्टिफायर के डायोड में से धारा का मान कम होने पर, धारा का मान कम होने पर आवेशित कैपेसिटर C1 इंडक्टर व लोड रेसिस्टेंस के द्वारा निरावेशित होता है। इंडक्टर व लोड रेसिस्टेंस के द्वारा निरावेशित होता है। धारा का मान कम होने पर आवेशित कैपेसिटर इंडक्टर व लोड रेसिस्टेंस के कारण निरावेशित होता है। डायोड D2 से धारा पुनः प्रवाहित होने पर कैपेसिटर आवेशित होने लगता है। डायोड D1 कर लो, या तो डायोड D1, यहाँ पर भी डायोड D1 लिखो। डायोड D2 से पुनः धारा D2 किसके लिए कर रहे हैं? इस सेकंड वाले के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। डायोड D2 से पुनः धारा प्रवाहित होने पर, या डायोड D2 से धारा प्रवाहित होने पर, D2 से धारा प्रवाहित होने पर कैपेसिटर पुनः आवेशित होने लगता है, पुनः आवेशित होने लगता है।
पुनः आवेशित होने लगता है। इस प्रकार आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज में से एसी कंपोनेंट कम होता है। इस प्रकार आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज में से एसी कंपोनेंट कम होने लगता है। एसी कंपोनेंट कम होने लगता है। डायोड D1 में से जाएगी, तो डायोड D1 और D2 से जो करंट जाएगी उसमें जो पल्सेटिंग होगी वो पल्सेटिंग C1 कैपेसिटर द्वारा कम हो जाएगी, क्योंकि C1 कैपेसिटर एसी कंपोनेंट्स को बाईपास कर देता है। अर्थात कैपेसिटर C1 कैपेसिटर ऐसे कंपोनेंट्स को बाईपास प्रदान कर देता है। अर्थात C1 कैपेसिटर ऐसे कंपोनेंट्स को बाईपास प्रदान कर देता है। अर्थात C1 कैपेसिटर ऐसी कंपोनेंट्स को बाईपास प्रदान कर देता है। तथा शेष आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज LC2 की ओर अग्रसर होती है। तथा शेष आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज LC2 की ओर अग्रसर होती है। तथा शेष आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज LC2 की ओर अग्रसर होती है। अग्रसर होती है। यहाँ तक हो गया। C1 से कहाँ पर आ गई? LC2 पर। L पर क्या होगा? पहले L में से जाएगी, फिर C2 में से जाएगी। L में क्या होगा? जो पल्सेटिंग है यानी जो ऐसी कंपोनेंट है उसका पतन होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये अपन पढ़ चुके। LC2 की ओर अग्रसर होती है, अतः अग्रसर होती है। इंडक्टर से ऐसी कंपोनेंट्स का पतन होगा
इंडक्टर से ऐसे कंपोनेंट्स कम हो जाएंगे तथा शेष आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज C2 पर जाएगी तथा शेष आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज C2 पर जाएगी, C2 पर जाएगी। अब C2 क्या करेगा? C2 जो भी पल्सेटिंग या एसी कंपोनेंट्स होंगे उन एसी कंपोनेंट्स को बाईपास कर देगा और लोड रेसिस्टेंस पर डायरेक्ट करंट प्राप्त होगी, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होगी। यहाँ तक लिखो, जल्दी लिखो इसको। इसमें लिखो, जब इसको देखो एक बार, जब रेक्टिफायर के डायोड D1 में से, रेक्टिफायर का डायोड D1 में से धारा का चालन होता है, तो यहाँ पर आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज प्राप्त होगी, आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज प्राप्त होगी। इस पल्सेटिंग वोल्टेज के कारण जो कैपेसिटर C1 है वो C1 अधिकतम वोल्टेज EM तक आवेशित हो जाएगा। जैसे ही धारा का मान कम होता है, यहाँ तक अधिकतम आवेशित होगी। जैसे ही धारा का मान कम होता है धारा का मान कम होगा, अर्थात धारा का मान कम होगा तो जो कैपेसिटर C1 अधिकतम चार्ज हो गया वो इंडक्टर और लोड रेसिस्टेंस के द्वारा निरावेशित होता रहेगा। फिर दोबारा डायोड D2 से धारा प्रवाहित होगी तो कैपेसिटर पुनः आवेशित होगा। यह प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रकार जो C1 है वो एसी कंपोनेंट्स को बाईपास कर देता है। जो शेष आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज होती है वो LC2 पर जाती है। L क्या करता है? जो एसी कंपोनेंट होते हैं, आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज में जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं उन एसी कंपोनेंट्स को रोक लेता है या उनका पतन कर देता है। शेष आउटपुट वोल्टेज C2 पर पहुंचती है। C2 पर पहुंचती है। लिखो इसमें, कैपेसिटर C2 C1 व L से बचे हुए एसी कंपोनेंट्स को बाईपास कर देता है। एसी कंपोनेंट्स को बाईपास प्रदान कर देता है। इस प्रकार लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होगी। इस प्रकार लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होगी। आउटपुट वोल्टेज दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगी या डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होगी। कैपेसिटर C2 C1 व L से बचे हुए एसी कंपोनेंट्स को बाईपास प्रदान कर देता है। इस प्रकार लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होगी।
मतलब यहाँ पर जो वी आउटपुट आएगा, वी आउटपुट कैसा आएगा, डायरेक्ट। वी आउटपुट कैसा आएगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट वोल्टेज। ये वी कैसा आएगा, डायरेक्ट वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज। इसका डेरिवेशन देखेंगे या पहले इसमें एक डायग्राम है, पल्सेटिंग को कम कैसे करता है वो डायग्राम बना लो। FWR के लिए है। इसको भी ना करके इसको जो DC प्राप्त होगी वो ये आ जाएगी EDC। EDC ये आपका E मैक्सिमम है, यानी अपने पास एक ऐसी तरंग आएगी, ऐसी वेव आएगी और इसका जो माध्यमान है वो आपका EDC हो जाएगा। पहले तरंग कैसी आ रही थी, पहले तरंग ऐसी आ रही थी, फिल्टर में से गुजारने के बाद ऐसी तरंग आएगी। यह है फिल्टर की तरंग, यह है रेक्टिफायर की तरंग। तो ये डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो। इसमें लिखो रिपल फैक्टर का मान निकालते हैं। इसमें लिखो कैपेसिटर C1 से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज।
कैपेसिटर C1 से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज, आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज ये आएगी आपकी E इज इक्वल टू ER अपॉन पाई, ER अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी माइनस ER अपॉन 2 पाई, ER अपॉन 2 पाई साइन 4 ओमेगा टी, इक्वेशन 1। यह आ गया ई का मान। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एसी इनपुट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एसी इनपुट एसी की इनपुट एसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एसी इनपुट एसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लिखो इसके लिए। इंडक्टर एल के लिए, इंडक्टर एल के लिए प्रथम पद ही मुख्य वोल्टता होती है, मुख्य वोल्टता होती है, क्योंकि उच्च हाई फ्रीक्वेंसी वाली धाराएं नगण्य होती हैं, क्योंकि उच्च सन्नादी हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च सन्नादी वाली धाराएं नगण्य होती है। तो इंडक्टर के लिए प्रथम पद ही मुख्य वोल्टता होगी, यानी इंडक्टर के लिए ये आ गया ये ER अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी, ये आ गया इंडक्टर के लिए। ये ई का मान आ गया। आई का मान निकाल लो। अब लिखो आई का मान के लिए, इसमें लिखो कैपेसिटर C2 की प्रतिबाधा, कैपेसिटर C2 की प्रतिबाधा XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ओमेगा सी, XC कैपेसिटर C2 की प्रतिबाधा XC इज इक्वल टू 2 ओमेगा सी लोड प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होती है, लोड रेसिस्टेंस की तुलना में नगण्य होती है। कैपेसिटर C2 की प्रतिबाधा लोड प्रतिरोध RL की तुलना में नगण्य होती है। अतः संपूर्ण धारा C2 में से प्रवाहित होगी, C2 में से प्रवाहित होगी। C2 में से प्रवाहित धारा क्या आ जाएगी? IAC क्या आ जाएगी? V इज इक्वल टू IR। तो V तो अपने पास ये है ही, I निकालना है तो V अपॉन R, तो यहाँ से ये आ जाएगा ER अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी, और इसका मान C का मान 2 ओमेगा C, 2 ओमेगा जुड़ जाएगा ना, 2 ओमेगा L माइनस 2 ओमेगा C, ये आ जाएगा। और C भी कौन सा? C2। इसमें ओमेगा C2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ तक करो।
इसको हटा देते हैं। ओमेगा C2 कॉमन ले लिया, 1/2 ओमेगा C2 कॉमन ले लो तो 2 ओमेगा C2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ER 2 ओमेगा C2 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 IAC, ये मान आएगा। अब अपन को इस जो करंट है, इस करंट का RMS मान लेना है, तो लिखो धारा का RMS मान, धारा का RMS वैल्यू, धारा की RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या आ जाएगी? IRMS इज इक्वल टू, ये तो बाहर है, कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, यहाँ पर वो भी तो रह गया ना, sin 2 ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ER 2 ओमेगा C2 4 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1, ये हो गया। यहाँ पर ये IRMS मान के लिए 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसका मान अपन कई बार निकाल चुके। इसका मान आता है आपका √2, इसका मान आता है अपना 1/√2, तो ये आ जाएगा IRMS मान। IRMS मान आ जाएगा 2 ER ओमेगा C2 अपॉन √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1, ये IRMS आ गया। अब IRMS से ERMS यानी वोल्टेज की RMS वैल्यू, वोल्टेज की RMS वैल्यू, वोल्टेज की RMS वैल्यू ERMS, ये क्या आ जाएगी? IRMS डॉट 2 ओमेगा C2, और ये मान किसके बराबर हो जाएगा? EDC के, सॉरी EAC के, ये मान आ जाएगा EAC के, मान रखो, तो ये आ जाएगा आपका 2 ER ओमेगा C2 अपॉन √2 पाई 4 ओमेगा LC2 माइनस 1, यहाँ पर 1/2 ओमेगा C2, यहाँ से ओमेगा C2 से ओमेगा C2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, अपने पास बच गया यहाँ पर ER, अपने पास आ गया ER √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1, ये आ गया EAC का मान, EAC का मान आ गया। लिखो यहाँ तक। EAC का मान आ गया
ई आर का मान और पुट कर देंगे यहाँ पर। लिखो वी नो ई आर इज इक्वल टू यानी ई आर अपॉन 2। ये अपन जो डायग्राम था उस डायग्राम से देखेंगे तो ये आएगा ई एम टी 2 आर एल C1 2 आर एल C1 ये आ गया। अब जो फुल वेव रेक्टिफायर है, जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए टी क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए FWR के लिए जो टी होता है अपना पाई अपॉन ओमेगा, पाई अपॉन ओमेगा। तो मान रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ई आर अपॉन 2 इज इक्वल टू ई एम पाई अपॉन 2 ओमेगा आर CL1। ये मान अपन वहाँ पुट करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? देन EAC क्या आ जाएगा? ER का मान EM पाई अपॉन 2 ओमेगा, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से 2 कैंसिल आउट तो √2 ओमेगा RL C1 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 ये आ गया। √2 पाई भी तो आएगा, √2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट और यह आपका 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 ये ज़्यादा होता है 1 से, तो 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका EAC इज इक्वल टू EM अपॉन √2 ये हो जाएगा 4 √2 ओमेगा क्यूब C1 C2 LRL ये मान आ जाएगा 4 √2 ओमेगा क्यूब C1 C2 LRL। ये EAC का मान आ गया, EAC का मान आ गया। EAC का मान तो आ गया। अब निकालेंगे EDC का मान। EDC का मान क्या हो जाएगा?
याद हो तो ईडीसी का मान अपन पहले निकाल चुके हैं ग्राफ के लिए। ईडीसी का मान हो जाएगा आपका EM माइनस EMT 2RLC1 2RLC1। टी की जगह वही, टी की जगह पाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा EM पाई अपॉन 2 ओमेगा RLC1। EM कॉमन ले लो, EM कॉमन ले लेंगे तो अपने पास ये बच जाएगा 1 माइनस पाई 2 ओमेगा RLC। इसका मान लगभग 1 आता है। यानी जो अपन पाई सेक्शन फिल्टर बनाते हैं तो RLC1 का मान इस प्रकार लिया जाता है कि ये मान 1 आ जाए, तो इसको लिख सकते हैं आपका EM, यानी EDC आ गया लगभग EM के बराबर। EDC का मान ये आ गया। अब निकालते हैं रिपेल फैक्टर, उर्मिका गुणांक, ये उतार लो। हेडिंग डालो रिपेल फैक्टर, उर्मिका गुणांक। उर्मिका गुणांक R से बताते हैं। R क्या हो गया, क्या होता है EAC अपॉन EDC। मान पुट कर दो EAC का। EAC का मान है EM अपॉन 4√2 ओमेगा क्यूब C1C2 LRL अपॉन EDC का मान EM अपॉन 1। यहाँ से EM से EM कैंसिल आउट। R का मान कितना बच गया, R का मान बच गया 1 अपॉन 4√2 ओमेगा क्यूब C1C2 LRL 1 अपॉन 4√2। इसका मान होता है 0.177। तो अपने पास ये आ जाएगा। ये आ गया रिपल फैक्टर का मान। ओमेगा है जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है उस करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। C2 जो C2 कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस। N इंडक्टेंस का मान। RL लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू। तो इस प्रकार ये लोड प्रतिरोध का मान आ गया। यहाँ तक करो। इस प्रकार आपके फिल्टर कंप्लीट हो गए। फिल्टर कंप्लीट। अब इसमें बचा है, इस चैप्टर में बचा है एक ब्रिज रेक्टिफायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर और वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन तो अपन पढ़ चुके हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक टॉपिक था वोल्टेज रेगुलेशन।
वो पढ़ चुके। तो जेनर के साथ और बता देंगे जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेट कैसे करता है। तो 3 टॉपिक और बचे हैं और ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आएगा ट्रांजिस्टर। अपने पास रिमेनिंग टॉपिक है इस चैप्टर में ब्रिज रेक्टिफायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर और वोल्टेज रेगुलेशन। ब्रिज रेक्टिफायर सेतुदिष्टकारी, इसमें क्या होगा, इसमें 4 डायोड जुड़े होंगे, 4 डायोड। ब्रिज तो अपन ने पढ़ चुका, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है जैसे, ये यहाँ पर 4 डायोड जुड़े होंगे। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद वोल्टेज मल्टीप्लायर, इसमें डबलर, ट्रिपलर, क्वाड्रुप्लायर 3 है, द्विगुणक, त्रिगुणक, चतुर्गुणक। वोल्टेज रेगुलेशन ये पढ़ चुके हैं, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड अपॉन, इसका फॉर्मूला था ना, वी नो लोड वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इंटू 100 वोल्टेज रेगुलेशन का। इसको जेनरेटर के साथ और देख लेंगे। ये फिल्टर कंप्लीट हो गया।